सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोरिस जॉनसन के विषय में, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगर आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको एक महत्वपूर्ण खबर पता चली होगी, और खबर यह है कि 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के जो हमारे मुख्य अतिथि हो सकते हैं वह हो सकते हैं बोरिस जॉनसन अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि बोरिस जॉनसन को भारत का मुख्य अतिथि बनाया जाना क्या संकेत देता है, वर्तमान समय में भारत और ब्रिटेन के संबंध कैसे हैं, इनका भविष्य कैसा हो सकता है, बोरिस जॉनसन की छवि कैसी है, वह भारत के संदर्भ में क्या सोच रखते हैं, और साथ ही साथ समझेंगे भारत और ब्रिटेन के संबंधों का ऐतिहासिक स्वरूप हमें किस रूप में दिखाई देता है। ये जो टॉपिक है आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए थोड़ा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब हम कहेंगे भारत ब्रिटेन संबंध, तो इसका मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं भारत गणराज्य का ब्रिटेन के साथ संबंधों पर। इसके लिए कई शब्द यूज किए जाते हैं मुख्य परिश्रम। इसलिए अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आप डिस्कस कीजिए भारत और यूनाइटेड किंगडम संबंध, तो भी क्या करना है, आपको यही डिस्कस करना है। इंडो ब्रिटिश संबंध पूछ लिया जाए तो भी क्या करना है, यही सब चीजें आपको डिस्कस करना है। अर्थात टॉपिक एक ही है, इसको कई नाम दिए जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। खैर, आइए हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि जो दोनों राष्ट्र हैं ये क्या है, कॉमनवेल्थ के महत्वपूर्ण देश है। भारत जब आजाद हुआ तो उसने अपने स्वतंत्रता संघर्ष के पूरे पड़ाव पर उसने एक निर्णय लिया था। वो निर्णय यह लिया था कि उसको क्या करना है, जो ये उपनिवेशवाद का चरण है इसका विरोध करना। इसी के कारण भारत ने आजादी के बाद अर्थात स्वतंत्रता के बाद गुट निरपेक्षता की पॉलिसी अपनाई, और साथ ही साथ गैर उपनिवेशवादी अवधारणा की वकालत की। वहीं जिससे हम आजाद हुए थे अर्थात ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, अर्थात वो यह चाहते थे कि भारत का भी समर्थन अमेरिका के साथ मिलना चाहिए, जिससे शीत युद्ध में क्या किया जा सके, रूस को प्रमुख रूप से काउंटर किया जा सके। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और जब भारत ने ऐसा कहा कि वो किसी गुट में शामिल नहीं होगा, स्वाभाविक है ना तो यह बात ब्रिटेन को अच्छी लगने वाली थी और ना ही अमेरिका। वो बार बार प्रयास करते रहे कि भारत क्या हो जाए, उनके खेमे में आ जाए, उनके गुट में आ जाए, जिससे उनका गुट मजबूत हो जाए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। इसके वजह से अगर हम देखेंगे तो आजादी के बाद जो है भारत और ब्रिटेन के संबंधों में एक वैचारिक मतभेद दिखाई देगा। वैचारिक मतभेद इस रूप में दिखाई देगा कि आखिर वह किस रूप में एक दूसरे का सहयोग करें, यह क्लियर नहीं है। लेकिन एक दौर था कि भारत यह प्रयास कर रहा था कि उसको किसी भी देश के साथ दूरी नहीं बढ़ानी है, और भारत ने ऐसा ही किया। तो कुल मिलाकर भारत ने भरसक अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया, और यह था कि दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं अर्थात भारत और ब्रिटेन के, उसको मधुर बना के रखा जाए, और लगभग भारत इसमें सफल भी रहा। लेकिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपना समर्थन पाकिस्तान की तरफ दिखाया, और यहां से जो भारत और ब्रिटेन के संबंधों में जो एक थोड़ी बहुत मधुरता थी उसमें खटास आने लगी, और संबंधों में गिरावट देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो शीत युद्ध की समाप्ति का दौर जैसे जैसे करीब आ रहा था, और दूसरे संदर्भों में कहें तो रूस जैसे जैसे कमजोर हो रहा था, तो ब्रिटेन ने कहा कि अब तो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर ही कर लिया है कि वह ना तो अमेरिका के खेमे में जाएगा और ना ही रूस के खेमे में, तो हमें क्या करना चाहिए, संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए।
और इसी के तहत आप देखेंगे कि जो कोल्ड वॉर का जो फेज है जैसे ही समाप्त होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक तुरंत बड़ा बदलाव आता है। और इन्हीं बदलावों में भारत और ब्रिटेन के संबंधों में भी हम देख सकते हैं। अर्थात भारत और ब्रिटेन दोनों ने क्या किया कि शीत युद्ध के बाद एक दूसरे के महत्व को ज्यादा समझा, और इसी के तहत वर्ष 1995 में दोनों देशों के बीच रक्षा सलाहकार समूह का गठन किया गया। ये जो रक्षा सलाहकार समूह था, इसका उद्देश्य यह था कि भारत और ब्रिटेन दोनों के हितों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिससे रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर सके। वर्ष 2004 में दोनों देशों में सामरिक भागीदारी समझौता हुआ। अर्थात सामरिक भागीदारी जो समझौता है, इसका मतलब ऐसे समझौतों से है जो डिफेंस के साथ साथ उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को डील करने का प्रयास करता है, जिससे किसी देश की प्रभुता या उससे जुड़े हुए मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये जो सामरिक शब्द है काफी व्यापक शब्द है। इसमें सिर्फ डिफेंस को नहीं रखना चाहिए, इसमें उन हर हितों को रखा जाता है जो किसी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत और ब्रिटेन ने दोनों ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो सामरिक मजबूती है उसको मजबूत करने का समझौता 2004 में किया गया। समय आता है 2015 का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि ब्रिटेन का दौरा करते हैं। इस दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा संबंधी कई मुद्दों पर बातचीत होती है, और भारत और ब्रिटेन एक दूसरे को समर्थन देते हैं। नवंबर 2016 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे जो है कि उन्होंने भारत का दौरा किया, और ब्रेग्जिट के बाद भारत और ब्रिटेन के संबंधों को नए सिरे से प्रभावित करने की उन्होंने आवश्यकता व्यक्त की। आपको याद हो तो वर्ष 2000 का समय यह वही समय है जब ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रेग्जिट के मुद्दे पर काम करना प्रारंभ किया था। ऐसे में शुरुआत से ही कहा ब्रिटेन ने कि हमें क्या करना है कि भारत का जो महत्व है उसको बनाए रखना है। और इसी के तहत थेरेसा मे जब यहां पर आई तो उन्होंने कहा कि ब्रेग्जिट के बाद भारत क्या होगा, ब्रिटेन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ब्रिटेन का जो भारत का जो रिश्ता है, अगर उसको हम व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। अर्थात भारत जितना व्यापार करता है उसमें से अगर हम रैंकिंग बनाते हैं तो हर साल की जो रैंकिंग में 15वें से लेकर 18वें स्थान पर ब्रिटेन हमको दिखाई देगा। मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका के साथ ब्रिटेन जो है भारत का तीसरा और चौथा सबसे बड़ा निवेशक माना जाता है। तीसरा और चौथा इसलिए क्योंकि कई बार ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये चौथे से 5वें स्थान पर नहीं जाता। अर्थात हमारे यहाँ जो निवेश होता है उसमें ब्रिटेन का योगदान भी काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देश भारत यूके एजुकेशन फोरम और यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय लगभग 20,000 भारतीय छात्र ब्रिटेन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो स्टडी है उसके लिए वहां पर हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में जो भारतीय मूल के लोगों की संख्या है वह 1.5 मिलियन के नियर अबाउट बताई जाती है। अब यह जो जनसंख्या है, यह जनसंख्या वहां की टोटल जनसंख्या का लगभग 2%, और एक्यूरेट के रूप में कहें तो 1.8% आपको दिखाई। इतनी बड़ी जनसंख्या वहां की पॉलिसी में काफी जो है कि प्रभाव अपना रखती है। इसीलिए जब भी चुनाव होते हैं तो भारतीय लोगों का जो महत्व काफी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भारतीय डायस्पोरा अर्थात भारत से ब्रिटेन में रह रहे लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन के टोटल जीडीपी में लगभग 6% का योगदान देते हैं। सोचिए कि उनकी जो भागीदारी जनसंख्या में वह 1.8% है, लेकिन जीडीपी में भागीदारी कितनी है, 6% है। इससे पता चल सकता है कि भारत के लोग वहां पर कितना प्रोडक्टिव साबित होते हैं। भारत भी ब्रिटेन में नई योजनाएं शुरू करने के मामले में अमेरिका और फ्रांस के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। अर्थात सिर्फ जो है कि हमारा ही फायदा नहीं होता, बल्कि हमने भी क्या कर रखा है, काफी ज्यादा निवेश कर रखा है ब्रिटेन में। भारत की लगभग 800 से ज्यादा कंपनियों ने ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, और केवल टाटा ग्रुप की ही बात करें तो लगभग इसने 65,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है।
तो अब हम आते हैं बोरिस जॉनसन के। अब हमने ये जो भारत ब्रिटेन संबंध बता दिए, तो इससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि आखिर वहां पर प्रधानमंत्री कोई रहे, संबंधों में क्या है, वहां की जो संसद है उसका भी तो योगदान होगा। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक संबंध कैसे। अब बोरिस जॉनसन की छवि बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि किस रूप में हो सकते हैं। तो बोरिस जॉनसन जो कि वहां के प्रधानमंत्री, उनके विषय में थोड़ा समझिए। बोरिस जॉनसन का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, इसलिए उनके पास अमेरिका और ब्रिटेन दोनों स्थानों की नागरिकता थी। हालांकि 2008 में उन्होंने क्या किया, अमेरिका की नागरिकता को त्याग दिया। बोरिस जॉनसन जो है ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं और उन्हें फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं की अच्छी समझ है। वह मेहनती माने जाते हैं, काफी तेज दिमाग वाले माने जाते हैं, लेकिन वह जो है कि उनकी जो छवि है वो काफी विवादित भी रही है, जिसका आगे हम जिक्र करने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले जॉनसन पत्रकार रहे हैं और द टाइम्स और द टेलीग्राफ के लिए वह काम कर चुके हैं। द टेलीग्राफ में काम करते हुए वह यूरोपीय यूनियन की आलोचना करते आए हैं और यह कहते आए हैं कि यूरोपीय यूनियन ब्रिटेन की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता। संप्रभुता का सम्मान न करने का मतलब है कि ब्रिटेन को जितना महत्व देना चाहिए यूरोपीय यूनियन नहीं देता। ये शुरू से लिखते आए हैं, जबकि वो राजनीति में नहीं आए थे। तो अब इनका जो पुरानी छवि थी, कौन सी, एंटी यूरोपीय यूनियन की, वही काम आई ब्रेग्जिट के समय आगे, जिसका मैं जिक्र करने वाला। इनकी जो आइडियोलॉजी है वह कंजर्वेटिव मानी जाती है, अर्थात ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनकी सोच भी क्या है, कंजर्वेटिव मानी जाती है और कंजर्वेटिव सोच के कारण ही इनकी जो पूरी आइडियोलॉजी है वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। और इसी के कारण यह यूरोपीय यूनियन पर यह कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है कि ब्रिटेन के हितों का ख्याल नहीं रखता है, उसको जितना लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। वर्ष 2004 में वह जो टोनी ब्लेयर की सरकार, टोनी ब्लेयर जब वहां पे प्रधानमंत्री थे, तो टोनी ब्लेयर की सरकार के समय शैडो कैबिनेट का हिस्सा थे। शैडो कैबिनेट का मतलब है कि एक जो है कि सत्ता दल है जो सरकार चला रहा है, तो जैसे सरकार का कैबिनेट होता है ऐसे ही विपक्ष क्या करता है, उसी के फैलर अपना शैडो कैबिनेट बनाता है। तो वहां पर यह क्या कर चुके हैं, शैडो कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। वर्ष 2008 में जॉनसन जो है लंदन के मेयर बने और 8 साल तक लगभग इस पद पर रहे। वर्ष 2012 में इनकी जो एक छवि उभर कर आई वह जो है कि किसी भी तरह से गंभीर नेता की नहीं हो सकती। वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक के समय ब्रिटेन के झंडे के साथ तार पर लटक कर ओलंपिक मैदान में इन्होंने एंट्री ली थी। एक प्रकार का उन्होंने स्टंट किया था। यह जो है न सिर्फ जो है कि इस प्रकार के स्टंट के लिए जाने जाते हैं, बल्कि यह अपने विवादास्पद बयानों और कारनामों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं और इसी के कारण इनको जो है कि ब्रिटेन का ट्रंप कहा जाता है। यह अपने एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों, नस्लीय टिप्पणियों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। वह बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को लेटर बॉक्स जैसा बोल चुके हैं। वह असुयतों और समलैंगिकों के खिलाफ भी असम्मानजनक जो है कि बातें, टिप्पणी करते हुए आए हैं। इसी के कारण यह वर्ग उनसे काफी नाराज रहता है। वह बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की वकालत कर चुके हैं और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन की वजह वह इस्लाम धर्म को बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम इस्लाम की वजह से पश्चिम से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, जिसके वजह से पिछड़ापन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय है, जितना उनके अंदर पिछड़ापन आ रहा है उतनी उनके अंदर कट्टरता बढ़ रही है। और ये सब कहा है उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से, जब वह क्या करते हैं, मीडिया के रूप में काम करते आए हैं। उन्होंने अपने स्पीच में भी ऐसा बोला। तो कुल मिलाकर वह जो है कि मुस्लिम समुदाय में वो ये कहते हैं कि जो इस्लाम धर्म है वह उनके पिछड़ेपन का कारण है और पिछड़ेपन के कारणों की वजह से उसमें कट्टरता है। वो काफी कुछ बोलते हैं इस संदर्भ में, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँ। जॉनसन की छवि जो है कि एक असंवेदनशील और गंभीर न रहने वाले नेता के रूप में है और इसी के कारण मैंने कहा कि इनको डोनाल्ड ट्रंप के रूप में वहां का बोला जाता है। वह महिला मुद्दाओं पर भी घिरते हुए आए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने महिला मित्र का गर्भपात तक करवाया था और इसके वजह से उन्हें शैडो कैबिनेट जो बनाई गई थी उसका भी क्या करना, इससे उनको बाहर कर दिया गया था। वर्ष 2016 में ब्रेग्जिट के मुद्दे पर ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह करवाया गया और यही इसी जनमत संग्रह के बाद से उनकी एंट्री होती है एज ए प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और प्रधानमंत्री बनते हैं। कैसे बनते, थोड़ा समझिए इसकी टाइमलाइन। वर्ष 2016 में जैसा कि हमने बताया कि ब्रेग्जिट के मुद्दे पर ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह करवाया।
इस समय के जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन थे, और डेविड कैमरन जो चाहते थे कि यूरोपीय यूनियन के साथ ब्रिटेन का रहना जरूरी है, लेकिन जब जनमत संग्रह करवाया गया तो 52% लोगों ने कहा कि हमें क्या करना है, हमें मतलब ब्रिटेन को क्या करना है, बाहर होना है। इससे डेविड कैमरन ने कहा कि नहीं, ये मेरी नेतृत्व क्षमता का जो है कि कमजोरी है, और उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले से खुश नहीं। उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद क्या हुआ, थेरेसा मे यहाँ की प्रधानमंत्री बनी और बोरिस इनके फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए। कहा यह भी जाता है कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है कि इनको इसलिए बनाया गया ताकि अधिक से अधिक समय यह देश से बाहर रह सकें, जिससे थेरेसा मे को यह परेशान ना कर सकें। हालांकि बाद में बोरिस ने इस्तीफा दे दिया और लंदन में ही क्या हो गए, रुक गए। कुछ समय बाद ही थेरेसा मे की जो पकड़ है अपनी ही पार्टी पर कमजोर पड़ने लगी, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। जब इस्तीफा दिया तो फिर से क्या हुआ, एक प्रमुख नेता के रूप में उभर के आए जो है कि आपके बोरिस जॉनसन। जून 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी का लीडरशिप का चुनाव होता है, और उसमें बोरिस जॉनसन क्या होते हैं, जीत जाते हैं। और यह जीतने के पीछे का जो कारण था वह था ब्रेक्जिट को मुकम्मल करने का नारा वह बार बार देते थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेक्जिट का जो मुकम्मल करने की उनकी सोच थी वह क्या है, इसके लिए तो पहले से काम कर रहे थे, और इसी के कारण इन्होंने इस पर खूब काम किया और लगभग इसमें सफल भी हो चुके हैं। आपको पता है 1 जनवरी 2021 से ब्रेक्जिट क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, जिसके वजह से ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से मिलने वाला फायदा समाप्त हो जाएगा। तो अब इनके पास चैलेंजेज है कि जब ब्रेक्जिट हो जाएगा तो उसके बाद व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, मुक्त आवागमन संबंधी नीति जो है उसको कैसे मैनेज करें, कैसे उसको, क्योंकि ब्रेक्जिट के समय तो क्या हुआ था, जब ये फेज चल रहा था, जनमत संग्रह हो रहा था, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उसके काउंटर में भी काफी लोग थे, लगभग 45 से 46% लोग ये चाहते थे कि नहीं, हमें क्या करना है, यूरोपीय यूनियन का। तो अब इनके सामने चुनौती ये है कि आखिर ये कैसे इन सभी चीजों को डील करते हैं। खैर, ब्रिटेन इसके बाद से, अर्थात जब वो ब्रेक्जिट हो जाएगा तो इसके बाद से अपने उत्पादों के लिए वह नया बाजार खोज रहा है, और ब्रिटेन की जो पहली पसंद है वह है भारत, और इसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद लैटिन अमेरिका। तो कहीं ना कहीं भारत क्या है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के लिए। भारत और ब्रिटेन इसी संबंध को, अर्थात व्यापारिक संबंधों की मजबूती को बढ़ावा देने के लिए FTA साइन करना चाहते हैं, अर्थात फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, जिससे व्यापार बढ़ सके। यहां पर अगर FTA साइन होता है तो भारत को काफी फायदा होगा, क्योंकि भारत कई चीजों का जो है कि निर्यात करता है, आयात जो है वह कम ही कर पाता है। इसकी वजह से भारत ये प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, FTA साइन हो जाए। FTA के तो यह तो था एक व्यापारिक संदर्भ। इसके अलावा दोनों देश जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए ब्रिटेन का कहना है कि वह आईएनएस विशाल, जिसको भारत बना रहा है, स्वदेशी तकनीकी से बना रहा है, तो आईएनएस विशाल को जो भारत तैयार कर रहा है, ब्रिटेन ने कहा है कि हम अपने सबसे बड़े जो एयर कैरियर क्राफ्ट है उससे हम क्या करेंगे, उसकी कॉपी करवा देंगे। अर्थात ब्रिटेन ने कहा है कि इंडो पैसिफिक एरिया में दोनों देशों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है, इसलिए उसने कहा कि वह सबसे बड़े अपने एयरक्राफ्ट की कॉपी करवा देगा आईएनएस विशाल में, जिससे क्या हो सके, आईएनएस विशाल अधिक मजबूत, अधिक सक्षम हो सके। आपको पता है कि इस समय भारत जो है कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस जो है कि विशाल का निर्माण खुद कर रहा है। अभी हमारे पास जो आईएनएस विक्रमादित्य है उससे हमने रूस से क्या हुआ लिया है। और एक जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि ब्रिटेन अगले वर्ष अपना जो है कि विमान वाहक पोत जो है कि HMS क्वीन एलिजाबेथ को हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात कर रहा है। ऐसे में जब उसकी नेवी की उपस्थिति यहाँ पर होगी, अभी भी है, तो क्या होगा, भारत का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और भारत के लिए भी ब्रिटेन की यहां पर उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि चाइना को काउंटर करना भारत के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए दोनों देश कई प्रकार की संभावनाएं देख रहे हैं। दोनों देश जो है कि आने वाले समय में जेट टेक्नोलॉजी को लेकर काफी काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही जेट टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों में समझौता हो सकता है। इसके अलावा 5G का जो मुद्दा है आपको पता ही है, जो हुवेई कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, उसके खिलाफ ब्रिटेन बोलता आया है, अमेरिका बोलता आया है, जर्मनी और यूरोप के अन्य देश भी बोलते हैं। तो
तो ऐसे में ब्रिटेन और भारत दोनों मिलकर 5G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। इसी के लिए एक ग्रुप बनाया गया D10 डेमोक्रेसी 10, उसके माध्यम से दोनों देश अच्छा कर सकते हैं। कोरोना के बाद दोनों देशों के बीच जो है कि अनेक मुद्दों पर जो है कि सहयोग की गुंजाइश और संभावना बनी है, क्योंकि कोविड की जो वैक्सीन है उसका उत्पादन, उसके बाद व्यापार और उसके बाद मुक्त आवागमन कैसे सुनिश्चित किया जाए, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों देशों का संबंध। 27 नवंबर को एक औपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत अर्थात बोरिस जॉनसन को भारत आने का न्योता दिया था, और आज के कई न्यूज और मीडिया रिपोर्ट में संभावना व्यक्त की जा रही है कि बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र के मुख्य दिवस के अतिथि हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि अगले दशक में भारत ब्रिटेन संबंधों की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पर अपने दोस्त अर्थात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ शानदार चर्चा की। हमने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 से जंग समेत सभी क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए सहमति जताई है। तो कुल मिलाकर इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों देश कई प्रकार की संभावना एक दूसरे के संदर्भ में देख रहे हैं। बोरिस जॉनसन जो है वो ब्रिटेन में भारत विरोधी और कश्मीर के मुद्दे पर होने वाले भारत विरोधी प्रदर्शनों को रुकवा चुके हैं, अर्थात उनका जो स्टैंड है वह काफी क्लियर है भारत के संदर्भ में। अनुच्छेद 370 में जब हमने परिवर्तन किया तो उन्होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है, और इसी के कारण जब भी कोई भी भारत विरोधी प्रदर्शन होते हैं तो उस पर वह सख्त कदम उठाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवाद की लड़ाई में वह क्या है, भारत के साथ अपने आप को खड़ा करते हैं। वह दक्षिणपंथी आइडियोलॉजी के समर्थक माने जाते हैं, जैसा कि वर्तमान सरकार के संदर्भ में लोग कहते हैं। अब तो ये तो थे आपके बोरिस जॉनसन का पूरा एक फेज। अब इससे पहले हम समझते हैं कि आखिर कौन कौन और ब्रिटेन से आ चुका है। तो इससे पहले हमने गणतंत्र दिवस के अतिथि के रूप में 1956 में R.A. बटलर को बुलाया था, 1959 में प्रिंस फिलिप को बुलाया था, 1961 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को हमने आमंत्रित किया, 1964 में लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ये वही हैं जिनके समय देश का जो है कि बंटवारा हुआ था। और पांचवी बार हमने जो है कि वर्ष 1993 में वहां के प्रधानमंत्री जॉन मेजर को आमंत्रित किया था। सोचिए 1993 के बाद जो है कि अब कोई हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं संबंध कितने अच्छे हैं या कितने जो है कि थोड़े से दूरी वाले हैं। इस तरह से बोरिस जॉनसन यदि आते हैं तो छठवें व्यक्ति होंगे जिनको हम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में हम बुला रहे हैं। अमेरिका में आपको पता है चुनाव हुए हैं और वहां के जो नए राष्ट्रपति हैं वह है जो बाइडन। इनकी जो नीति है चाइना और पाकिस्तान को लेकर ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हैं। इसके ऐसे में हमें जरूरत है भारत को ऐसे दोस्त की जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में, पाकिस्तान के संदर्भ में, साथ ही साथ चाइना के संदर्भ में, जहां पर भी कोई भारत से संबंधित मुद्दा आए मजबूती से खड़ा हो सके। क्योंकि जब अमेरिका क्या होगा जो है कि चाइना या पाकिस्तान के लिए फ्लेक्सिबल होगा तो अमेरिका पर भी दबाव डालने के लिए हमारे कुछ मजबूत दोस्त होने जरूरी है। और यह संभावना दिखाई देती है भारत को ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश। जैसे कि आपने अभी देखा फ्रांस में जो इस्लाम को लेकर वहां पर एक पूरा फेज आया, उसमें फिर जो है कि कट्टरता आई और उस कट्टरता की वजह से लोगों की जान गई। उस जान जाने के घटनाक्रम में भारत ने कहा कि भारत जो है कि इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ है और वह अपने आप को फ्रांस के साथ खड़ा करता है। उसी के बाद जो है कि फ्रांस ने भी भारत की तारीफ की और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो वहाँ पे फाइटर जेट थे उनको कहा कि वो अपग्रेड नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ देखेंगे तो चाहे बोरिस जॉनसन हो या फिर जो है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हों, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम मुझे बता सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव दिखाई देता है। और जुड़ाव यह दिखाई देता है कि आने वाले समय में जो है कि यूरोप के कुछ देशों के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। हाल ही के समय में G7, नेटो, जलवायु परिवर्तन और चीन की भूमिका के संदर्भ में जिस प्रकार के परिवर्तन आए हैं, भारत अपने को अधिक सहयोगियों की जरूरत महसूस करता है। आपने देखा कि हाल के समय में तुर्की ने जिस तरह से एक पूरा एंटी इंडिया जो है कि मूवमेंट चलाया हुआ है और भूमध्य सागर से क्षेत्र से लेकर वह जो है कि हर क्षेत्र में जैसे वह भारत को हमेशा टारगेट करते आया है या भारत को हर मुद्दे पर घेरता आया है, ऐसे में जो कि फ्रांस जो है कि काउंटर कर रहा है तुर्की को, ब्रिटेन भी सहयोग देता आया है। तो ऐसे में हमें क्या होगा, जो आपका अरब सागर वाला क्षेत्र
है, जो गल्फ कंट्री वाला क्षेत्र है या फिर सेंट्रल एशिया वाला क्षेत्र है, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, इसमें क्या होगा आने वाले समय में अगर कोई वो जो है कि परिवर्तन आता है, कोई बड़ा गतिरोध उत्पन्न होता है, तो ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हमारे साथ ब्रिटेन और फ्रांस की जो संबंध है अच्छे रहते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध आने वाले समय में बहुत अच्छे रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो सहयोग हमें मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ जो अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण देश हैं उनका भी हमें सहयोग मिल पाएगा। तो इतना कुछ सकारात्मक है, लेकिन क्या कुछ और भी चुनौतियां? हाँ, चुनौतियां भी हैं, जैसे व्यापार का मुद्दा। जैसे भारत के ऊपर हमेशा जो है कि ब्रिटेन का यह आरोप लगता है कि भारत जो है कि जो आयात करता है, अर्थात ब्रिटेन का जो निर्यात और हमारे लिए क्या हुआ जो आयात हुआ, उसमें कई प्रकार के टैरिफ लगाता है, कई प्रकार की रुकावट पैदा करता है। तो ये जो है कि व्यापार के संदर्भ में ऐसे ही भारत के कई प्रोडक्ट जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि इसमें चाइल्ड लेबर का यूज हुआ है, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन हुआ है, या फिर जो है कि हमने उर्वरक ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज किया है, कुछ इस प्रकार की। तो ये कुछ जो है कि व्यापार का मुद्दा लेकर दोनों देशों में जो संबंध है वह काफ़ी प्रभावित होते रहे। ऐसे ही ठीक इसी तरह भारत और यूरोपीय संघ का जो संबंध है, इसको लेकर चूंकि ब्रिटेन का मानना रहा है कि अगर भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंध मजबूत करता है, तो चूंकि वो ब्रेग्जिट हो चुका है, ब्रेग्जिट की ओर बढ़ रहा, तो ऐसे में क्या होगा, भारत के भी संबंध उससे प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान और ब्रिटेन के जो संबंध हैं, कई बार हमने देखा है कि ब्रिटेन ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है पाकिस्तान के संदर्भ में, चाइना के संदर्भ में। तो इसको लेकर भी हमें क्या करना हो, अभी से इस चीज पर काम करना होगा। हालांकि बोरिस जॉनसन की जो छवि है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी सुटेबल इस समय दिखाई दे रही है। इसी तरह प्रवासी भारतीयों का जो मुद्दा है, कई बार वीजा पर रोक लगाया जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि जो वहां पे भारतीय हैं उनको बाहर किया जाना चाहिए, काम के लिए साल 2 साल का समय दिया जाना चाहिए, इस प्रकार की चीजें आती रहती हैं। और मानवाधिकार का मुद्दा भी कई बार चर्चा में बना रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको भारत को हैंडल करना है ब्रिटेन के साथ। लेकिन कुल मिलाकर बोरिस जॉनसन को अगर हम समझें तो हमें पता चलता है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध आने वाले समय में काफी अच्छे हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।